आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफ़र भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है मोहब्बत का सफ़र। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए चलते हैं मोहब्बत के सफ़र पर। दिल्ली आर्या हाउस के सामने कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़की निकली। कोरा रंग, काली गहरी मध्यम आकार की आंखें, कमर तक लहराते बाल, माथे पर काली बिंदी, जॉलाइन के पास तिलचे उसे और बेहद खूबसूरत बना रहा था। लड़की ने नेवी ब्लू हॉल्टर नेक टॉप के साथ डेनिम जीन्स पहना हुआ था, पैरों में स्पोर्ट्स शूज। वो तेजी से चलते हुए घर के अंदर हॉल में पहुंची और वहां काम कर रहे नौकर रमेश से पूछा, डैड कहाँ है। रमेश, बिटिया साहब तो अपने रूम में है। वो लड़की सीढ़ी के पास वाले रूम की तरफ चली गई। कमरे के अंदर सोफे पर एक अधेड़ उम्र के शख्स बैठे हुए थे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्हें देखते ही लड़की की आंखें सिकुड़ गई और वो उनके बगल में जाकर बैठ गई और गुस्से से उस आदमी को घूरने लगी। वो आदमी उसे घूरते देख सकपका गया और अपने हाथ में रखे मिठाई के डब्बे को छुपाते हुए बोले, गीत बेटा, तुम तो कॉलेज गई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। लड़की, जिसका नाम गीतिका आर्या गीत था, उसने वैसे ही आंखों को सिकोड़ते घूरते हुए कहा, आज हाफ डे था और कल से 2 महीने तक कॉलेज बंद रहेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने नाश्ते में क्या खाया था और अभी क्या खा रहे हैं, मुझे दिखाइए और झूठ तो मुझसे बोलिएगा मत डैड। गीत ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, बेटा मैं क्या खाऊंगा, नाश्ते में जो तुम रमेश को बोलकर गई थी वही तो खाया था और अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये शख्स जो अभी अपनी बेटी के सामने बैठे हैं वो है दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन हेमंत आर्या, जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गीत को जन्म देते ही उसकी उन पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद से वो ज़्यादा अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे पाते थे। उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बेटी और होने वाले दामाद के नाम कर दी है। हेमंत जी स्वभाव के सरल, समझदार और मजाकिया किस्म के थे। हेमंत जी ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा, बेटा मैंने नाश्ते में कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया है और मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है जो आज बोलूँगा। फिर अपने होंठों पर जीभ घुमाते हुए, वो तो बस 2 पेस्ट्री, 3 बर्गर, पिज़्ज़ा और 5 आइसक्रीम ही। जब गीत का ख्याल आया तो कहते कहते ही ठिठक गए और दांतों तले उंगली दबा ली। गीत उनके चेहरे पर आते जाते भाव को देख रही थी। हेमंत जी के इतना कहते ही गीत गुस्से और आंखों में नमी लिए उन पर बिफर पड़ी। डैड, आपको डॉक्टर ने ये सब खाने से मना किया है ना, फिर भी आप वही चीज़ें क्यों खाते हो। मैं कितनी बार आपको समझाऊं। कहते हुए अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर नीचे झुक गई और आगे कहने लगी, डैड आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन जिससे मैं अपनी बातें साझा कर सकूं, उनसे अपने दिल की बात कह सकूं। माँ को तो मैंने कभी देखा नहीं, आप में ही मुझे मेरी माँ नज़र आती है। आप ही नहीं रहे। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो कुछ बोल नहीं पाए और सिसकने लगी। उसके आंसू फर्श पर गिरने लगे। हेमंत जी का गला भर आया। उन्होंने भरी आंखों से उसके सर को सहलाते हुए कहा, सॉरी बेटा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, अपना पूरा ध्यान रखूँगा। अभी तो अपनी नन्ही राजकुमारी को दुल्हन बनते हुए देखना है। तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा और मजबूत लड़का ढूंढूंगा जो मेरे बाद तुम्हें संभाल ले, तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत खुश रखेगा, मुझसे भी ज़्यादा, जो तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। कहते हुए मुस्कुरा दिए। गीत ने अपने आंसू पोंछते हुए हेमंत जी की आंखों के कोर साफ करते हुए कहा, नहीं, एक पिता से ज़्यादा प्यार एक लड़की को कोई भी नहीं कर सकता, उसका पति भी नहीं। हालांकि पिता कभी अपना प्यार सामने से जताते नहीं हैं और मैं शादी नहीं करूंगी, आपको छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना। गीत ने हेमंत जी के गले लगते हुए कहा। तभी रमेश ने आकर कहा, साहब बनारस से किसी का फ़ोन आया है। हेमंत जी खुश होते हुए, क्या बनारस से फ़ोन आया है, चलो। कहते हुए रमेश के साथ उठकर चले गए। गीत सोचने लगी, ऐसा कौन है बनारस में जिसके फ़ोन आते ही डैड मुझे इग्नोर करके चले गए। गीत अपनी सोच में ही गुम थी कि बनारस में ऐसा कौन है जो डैड को कॉल कर रहे हैं। डैड ने तो आज तक इस बारे में मुझे बताया ही नहीं। रात का समय, डाइनिंग टेबल पर हेमंत जी ने खाना खाते हुए कहा, गीत बेटा आपके कॉलेज बंद है ना अभी। गीत, हाँ डैड, क्यों क्या हुआ। हेमंत जी, वो बनारस में मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, उसकी बेटी की शादी हो रही है, उसे बुलाया है हमें। अगर मैं नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा और तुम्हें भी साथ लाने के लिए कहा है।
तुम्हारा भी बनारस घूमना हो जाएगा। एक डैड ऐसे अचानक, और मैंने तो कभी नहीं सुना आपके दोस्त के बारे में, आपके बनारस के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया। हेमंत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये उन दिनों की बात है जब तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं आई थी। तुम्हारी माँ और मैंने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि हम दोनों के धर्म और संस्कृति अलग थे। मैं जन्म से हिंदू और तुम्हारी माँ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की अपने अपने घर वालों को मनाने की, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा समाज को महत्व दिया। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने घर छोड़ दिया, और इन सब में सिर्फ एक ही इंसान ने हमारी मदद की। वो है मेरे कॉलेज के दोस्त बलराज। उसने मुझे और तुम्हारी माँ जोया को अपने घर चलने को कहा और अपने साथ बनारस ले गया। बलराज की मदद से ही हम दोनों ने शादी की और कुछ दिनों तक उसके ही घर रहे। वहीं रहकर मैंने दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी जॉब भी लग गई। फिर मैं जोया और को लेकर दिल्ली चला आया। बलराज ने बहुत कोशिश की हमें वहाँ रोकने की, और उनके परिवार वालों ने कभी हमारे रिश्ते या वहाँ रहने पर सवाल नहीं किया। हम दिल्ली में ही बस गए, लेकिन कभी कभी बात हो जाती थी। फिर काम के चलते ज़्यादा बात ही नहीं हो पाए। केट बड़े ध्यान से अपने पापा की बातें सुन रही थी। वैसे तो उसने कई दफ़ा अपने पापा और मम्मा की लव स्टोरी सुनी थी, लेकिन उसके डैड ने ये पहलू कभी उसके सामने नहीं रखा था। उसे तो हमेशा यही लगता था कि उनकी शादी उनके परिवार वालों की मर्ज़ी से हुई थी। लेकिन उसके डैड ने कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। गीत अवाक सी अपने डैड को देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। हेमंत जी ने उसे सोचते देखा तो बोले, बेटा, प्यार करना गलत नहीं है, गलत इंसान से प्यार करना गलत है। इंसान को परखना सीखो। जो इंसान तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगा वो कभी तुमसे कुछ नहीं चाहेगा सिवाय वक्त और साथ के। उसे धन दौलत से अधिक तुम्हारी खुशी प्यारी होगी। गीता आंखों से, डैड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ डैड, कहते हुए अपनी नजरें झुका ली। हेमंत जी उसका चेहरा ऊपर करते हुए, वो सब मैं कब का भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो बेटा। अब ये सब बातें छोड़ो और खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कल शाम को हमारी फ़्लाइट है बनारस की, तो पैकिंग भी तो करनी होगी। खाना खाने के बाद गीत अपने रूम में आ जाती है और बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर तकिए में मुंह छुपाए सिसकने लगती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। वो रोते हुए ही अपने आप से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। काश मैं समझ पाती उस वक्त आपकी बातें। फिर अपने आंसू पोंछते हुए, वादा करती हूँ डैड, अब मेरी ज़िंदगी का हर एक फैसला आप ही करेंगे। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी। आपका दिल मैं कभी नहीं दुखाऊंगी। ये सब सोचते हुए ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। बनारस, सिंह सदन। बलराज जी घाट पर बैठे चाय पी रहे थे और फ़ोन पर किसी से बातें भी कर रहे थे। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी मीना जी को आवाज़ देते हुए कहा, मीना जी, ज़रा बाहर तो आइए। मीना जी रसोई से निकलकर अपने हाथों को आंचल से साफ करती हुई बाहर आई और कहा, क्या हुआ जी? बलराज जी खुश होते हुए बोले, सुनो, कल शाम को हेमंत और उसके बेटे गीतिका आ रहे हैं। देखना उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे। सालों बाद आ रहा है मेरा यार, उनके रहने का इंतज़ाम करवा दो। मीना जी मुस्कुराते हुए, क्या हेमंत भैया आ रहे हैं और साथ में गीतिका बिटिया भी? आपको याद है जब आप मुझे दिल्ली लेकर गए थे तो गीत ने मुझे कैसे अपनी माँ समझ लिया था और आने के दिन छोड़ ही नहीं रही थी। बड़े मुश्किल से समझाया था मैंने उसे। आप परेशान मत होइए जी, मैं राजू और राधा से कहकर कमरा साफ करवा दूंगी और गीत मानवी के साथ उसके कमरे में रह जाएगी। अब आप जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी भी उठना है। मैं आदि और मानवी को बताकर आती हूँ। कहकर जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, बलराज जी बोल पड़े, अरे मीना जी, अभी उन दोनों को कुछ मत बताइए, कल सुबह बता देना। वैसे आदि आ गया है ना घर? मीना जी, हाँ आ गया है, उसे अभी हल्दी वाला दूध देकर आई हूँ, ज़्यादा थका हुआ लग रहा था आज। बलराज जी, हाँ, हॉस्पिटल में काम ही बहुत होते हैं, फिर हमारा बेटा एक काबिल डॉक्टर भी तो है। फिर मुस्कुराते हुए, सच कहूँ बीना जी, मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। बलराज जी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे मेरी आन बान और शान है मीना जी। मीना जी चिंता करते हुए, हाँ जी, लेकिन मुझे आदि की चिंता होती है। कल को उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो क्या वक्त दे पाएगा उन लोगों को? कभी कभी तो आधी रात को घर आता है और किसी दिन आता भी नहीं। मेरा बच्चा, उसकी बहुत फिक्र होती है मुझे।
मीनाक्षी की बात सुनते हुए बलराज जी उनके पास आए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, हमारा आदि बहुत समझदार है, आप बस उसे शादी के लिए मनाइए। यही एक बात है जो वो मेरी मानता नहीं। अब चलिए आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। कहते हुए दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ गए। बलराज सिंह सिंह सदन के मुखिया सरल, समझदार और मजाकिया किस्म के इंसान हैं। इन्हें अपने परिवार में सब बहुत मानते हैं। बलराज जी कपड़े का शोरूम चलाते हैं। मीनाक्षी सरल स्वभाव, ममता की मूरत, इन्हें कभी किसी में कोई कमी नजर नहीं आती। पति के आदर्शों का पालन करना ही इनके जीवन का आधार है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। चंद्रादित्य सिंह बलराज जी के बड़े और इकलौते बेटे, उम्र 27-28, बनारस में ही डॉक्टर हैं। इनके अलग ही मिजाज हैं, शांत स्वभाव, आज्ञाकारी पुत्र, लेकिन सिर्फ घर में। बाकी एंग्री यंग मैन के सबसे बड़े उदाहरण यही हैं। सादा किसी से बात नहीं करते, इनके सामने चाहे जो भी हो जवाब सीधा और सटीक देते हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ का लाडला और पापा की शान, इन महाशय को घर में सब आदि बुलाते हैं। मानवीर सिंह बलराज जी के छोटे और इकलौती बेटी, उम्र 25, पापा की परी, भाई की जान और माँ की लाडली। चंचल और नटखट व्यवहार, हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाती है, लेकिन इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। दिल्ली, सुबह का समय। गीत के कमरे के बाहर एक लड़की लगातार दरवाजे को घूर रही थी और बार बार किसी को फोन लगा रही थी। वो लड़की दरवाजे से अपना कान लगाए अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी एकाएक दरवाज़ा खुला और वो लड़की गिरते गिरते बची। उस लड़की को गिरते देख गीत की हंसी छूट गई, क्योंकि दरवाज़ा गीत ने खोला था। उस लड़की ने गीत को हंसते देख छोटा गुस्सा दिखाते हुए कहा, गीत की बच्ची, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए कमरे में ही दौड़ने लगी। गीत हंसते हुए भागने लगी और बोली, पहले पकड़ के तो दिखा। फिर शुरू हो गया दोनों का स्पेशल गेम, पिलो फाइट। थोड़ी देर बाद थककर दोनों बिस्तर पर गिर गई। गीत ने उस लड़की को देखते हुए कहा, रानू, तो इतनी सुबह आ गई, मैंने तो तुझे दोपहर में आने को कहा था। रानू ने हंसते हुए कहा, यार मुझसे ना सब्र ही नहीं हुआ शॉपिंग के नाम पर, इसीलिए जल्दी आ गई। वैसे भी तू तो जा ही रही है ना शाम को। कहते हुए रानू उदास हो गई। गीत ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, सिर्फ शॉपिंग, या अपने उनसे मिलने की बेचैनी हो रही है? तुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए शॉपिंग करने का, असल में तो तू अपने उनको निहारना है तुम्हें। वैसे उनको देख लिया तो मेरी याद कहाँ से आएगी? रानू रूठने का नाटक करते हुए, जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, तू हमेशा मुझे छेड़ती रहती है। देखना जब तुझे प्यार होगा ना तो मैं भी तुझे बहुत परेशान करूंगी। इतना कि गीत रानू की बात बीच में ही काटते हुए कड़क और शांत आवाज में बोली, रानू, मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है और तू दोबारा इस बारे में बात मत करना। पर गीत, तुझे शादी भी तो करनी पड़ेगी ना? हाँ, लेकिन पापा जिससे कहेंगे सिर्फ उसी से शादी करूंगी। पर इसमें भी मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त गीत? गीत, यही कि वो मुझे अपनाने के साथ साथ डैड की भी जिम्मेदारी उठाए। रानू सोचते हुए, वो सब तो ठीक है गीत, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग अपने माँ पापा की जिम्मेदारी नहीं उठाते, फिर कैसे दूसरे के माँ पापा को अपनाएंगे? ऐसा लड़का मिल पाना मुश्किल है। मगर तू तो बहुत अच्छी है, तेरे लिए तो सब हाँ ही बोलेंगे। चल अब ज़्यादा दिमाग मत चला, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहते हुए गीत कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। रानू नीचे आई और हेमंत जी के पास बैठ गई और पूछने लगी, अंकल, आप वापस कब आएंगे? मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। हेमंत जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बेटा, 1 हफ्ते बाद लौट आएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं शांति बहन जी से बात कर लूँगा। रानू, नहीं अंकल, मम्मा को आप कुछ मत कहना, मैं तो आप लोगों के साथ जाना चाहती थी। गीत ने मुझे कल रात को मैसेज कर दिया था, लेकिन परसों मम्मी का चेकअप कराना है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। हेमंत जी, जैसे तुम्हें ठीक लगे बेटा। शांति जी की तबीयत ठीक है ना बेटा? अगर ज़्यादा परेशानी हो तो हम लोग हैं ना? रानू, हाँ अंकल, बस मुझे उनके घुटनों का दर्द कम नहीं हो रहा है तो उसी के चेकअप के लिए परसों हॉस्पिटल जाऊंगी। ज़्यादा परेशानी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो आप लोगों को बता दूंगी। अभी आप आराम से जाओ। हेमंत जी, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रानू, ठीक है अंकल। गीत तैयार होकर नीचे आई और रानू को लेकर शॉपिंग पर चली गई। नाश्ता भी नहीं किया। गीत और रानू बाहर आई। सिटी मॉल, काल्पनिक नाम। गीत ने सामने कार रोकी और कार पार्किंग में लगा दी। फिर दोनों रोड के दूसरे छोर पर आई। देखा तो चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। रानू ने रोनी सूरत बनाते हुए गीत से कहा, यार
मैंने नाश्ता ये सोचकर नहीं किया कि अपने पसंदीदा जगह गोलगप्पे और चाट खाएंगे, लेकिन ये तो बंद है। सामने एक पोस्टर चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, आज दुकान बंद है। दोनों ही वापस मॉल आ गई और शॉपिंग करने के बाद घर चली आई। रानू के बारे में तो हमने बताया ही नहीं आप लोगों को, चलिए अब बता देते हैं। हाँ, तो रानू उर्फ रेणुका गर्ग 25-26 गीत की ही उम्र की है। साथ ही कॉलेज में पढ़ाती है और दोनों बचपन के दोस्त हैं। रानू के पापा नहीं हैं, सिर्फ माँ है। इसको दो चीज़ बहुत प्यारी लगती हैं, पहला खाना और दूसरा सोना। एक नंबर की आलसी लेकिन मेहनती भी। रानू एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसके सामने जाकर बोलने में इसकी जान निकल जाती है। जैसे तैसे शाम हो जाती है और गीत अपने डैड के साथ बनारस के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में गीत, डैड जिनके घर हम जा रहे हैं उनका परिवार कैसा है और कौन कौन है उनके घर में? बेटा उनके परिवार में मेरा दोस्त मीना भाभी और उनके 2 बच्चे हैं, मानवी और चंद्रादित्य। चंद्रादित्य? ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों गीत की बेचैनी बढ़ गई, धड़कनें तेज हो गई। गीत अपने मन में, मुझे क्यों इतनी बेचैनी महसूस हो रही है? क्या मैं इस नाम को पहले भी सुन चुकी हूँ? बनारस एयरपोर्ट। बलराज जी बेसब्री से आंखों में बेचैनी लिए अपने दोस्त से मिलने को बेताब हुए जा रहे थे। तभी एयरपोर्ट के बाहर सभी यात्री निकलकर आते हुए दिखाई दिए और जैसे ही उनकी नज़र हेमंत जी पर पड़ी, उनका चेहरा खुशी से खिल गया। हेमंत जी ने जैसे ही सामने देखा, लंबे डग भरते हुए जाकर अपने दोस्त को गले से लगा लिया। दोनों दोस्त बरसों बाद मिल रहे थे। बलराज जी, यार सालों बाद मिला हूँ तुमसे। अंकल मैं भी आई हूँ, मुझे भी कोई देख लो, कहते हुए गीत सामने आई। गीत की आवाज़ सुनकर दोनों दोस्त मुस्कुरा दिए और अलग हो गए। गीत बलराज जी के पैर छूते हुए, प्रणाम अंकल। बलराज जी उसे उठाते हुए बोले, खुश रहो बिटिया, आज तो पैर छू लिया, लेकिन अब से मत छूना, क्योंकि बेटी अब पैर नहीं छूती। बाप के कलीजे को ठंडक अपनी गुड़िया को सीने से लगाने से मिलती है। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो। जी अंकल, कहते हुए गीत मुस्कुरा उठी। तीनों एयरपोर्ट से बाहर आए और कार में बैठकर सिंह सदन के लिए निकल गए। सिंह सदन। रसोई में मीना जी तरह तरह के पकवान बना रही थी, जिसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। तभी मानवी उन्हें पीछे से गले लगाते हुए बोली, कोई खास आने वाला है क्या मम्मी, जो आप सुबह से इतनी तैयारी कर रही हैं? मीना जी खुश होते हुए, हाँ बेटा, आज दिल्ली से हेमंत भैया और उनकी बेटी गीतिका आ रहे हैं। तेरे पापा उन्हें लेने एयरपोर्ट गए हैं, बस आते ही होंगे। हे महादेव! मानवी बेटा, मैं तो तुम दोनों को बताना ही भूल गई। मानवी उनका हाथ पटाते हुए, कोई बात नहीं मम्मी, काम में व्यस्त थी इसीलिए भूल गई होंगी आप। मीना जी पूरी निकालते हुए, आदि आ गया है क्या? नहीं मम्मी, आज भाई लेट आएंगे, सुबह कहकर गए थे। तभी एक नौकर ने आकर कहा, काकी, मानवी दीदी, वो बलराज काका जी आ गए। मानवी उसके साथ बाहर चली गई। गीत कार से निकली और उसके सामने एक 2 मंजिला खूबसूरत सा मकान था। आसपास लगाए गए पेड़ पौधों का दृश्य बड़ा मनभावन लग रहा था। वो अपने डैड का हाथ पकड़े उस घर के दरवाजे तक पहुंची। तभी उसके सामने एक लड़की आई जिसने पटियाला सूट पहन रखा था। वो आते ही गीत के गले लग गई, फिर उसे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय गीतिका, मैं मानवी, आपको जो लेने गए हैं ना वो मेरे पापा हैं और मैं इस घर की बेटी हूँ। गीत मुस्कुराते हुए मानवी से बोली, सिर्फ गीत कहो। मीना जी आटे की थाल लिए आई और मानवी के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, आते ही शुरू हो गई, पहले उसे घर के अंदर तो आने दो। फिर हेमंत जी और गीत की आरती कर अंदर आने को कहा। गीत आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए बोली, प्रणाम आंटी। मीना जी, सदा खुश रहो मेरी बच्ची, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, कहकर उनके माथे को स्नेह से चूम लिया। मीना जी का ममता भरा स्पर्श पाकर गीत की पलकें भीग गई। मीना जी, क्या हुआ बेटा? गीत ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपको देखकर माँ की याद आ गई, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसे मेरे लिए मानवी वैसे तुम भी हो। मम्मी, आप क्या सारी बातें यहीं करोगे? उन्हें अंदर तो आने दीजिए, मानवी थोड़ा झुंझलाते हुए बोली। सब आकर हॉल में बैठ गए। मीना जी सबके लिए चाय और नाश्ता ले आई। मीना जी हेमंत जी से, कैसे हैं भैया आप तो हमें जैसे भूल ही गए हैं। मैं ठीक हूँ भाभी, लेकिन आप लोगों को भूला नहीं हूँ, बस वक्त ही ऐसा था कि आ नहीं सका। सब बातें करने लगे। गीत और मानवी तो दोस्त भी बन गए। दोनों स्वभाव के चंचल और एक ही उम्र की थी। कल से मानवी की शादी की तैयारियां शुरू होनी थी, तो सब जल्दी खाना खाकर सोने चले गए। हेमंत जी का कमरा। बलराज, तूने आज भी मेरा कमरा वैसे ही रखा है जैसे पहले था।
हेमंत जी ने कमरे को देखते हुए कहा, हाँ यार, तेरी यादों को मैं कैसे संभाल कर नहीं रखता। जब तुम और जोया भाभी यहाँ आए थे तो इसी कमरे में रुके थे। बलराज जी ने कहा, थैंक यू यार, मेरी और जोया की यादों को संभाल कर रखने के लिए। लेकिन मेरे पास एक कीमती चीज़ है, मेरी पूंजी, मेरा जीवन, जिसे तुम्हें संभाल कर रखना है। कहते हुए बलराज जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बिस्तर पर बैठ गए। बलराज जी, यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तू एक बार कह तो सही, सब कर सकता हूँ तेरे लिए। अगर तू नहीं होता तो मेरे और मीना के रिश्ते के लिए घरवालों को कैसे मनाता। हेमंत जी, बलराज मेरी एक बात मानेगा। बलराज जी, बोलना यार, तेरे लिए तो कुछ भी करूँगा। हेमंत जी, मेरी बिटिया गीतिका को अपने घर की बहू बनाकर मेरी अमानत स्वीकार कर लो। मैंने चंद्रादित्य को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि गीत के लिए चंद्रादित्य से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन चंद्रादित्य अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा तो ही ये शादी होगी। उसे ज़बरदस्ती हाँ कहने के लिए मजबूर मत करना। आखिर उसकी खुशी में ही तो हम सब की खुशी है। बलराज जी, यार, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और मेरा बेटा इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा, क्योंकि मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अगर उसे कोई लड़की पसंद भी होती तो अब तक घर में बता चुका होता। बलराज जी ने खुशी से भरकर कहा तो हेमंत जी मुस्कुरा उठे। और एक बात है, तू मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी बिटिया का हमेशा ख्याल रखेगा। हेमंत जी ने धीरे से कहा। बलराज जी असमझ की स्थिति में बोले, कहाँ जाने के बाद? तू कहीं जा रहा है क्या? हेमंत जी, अरे दिल्ली जाने के बाद कह रहा हूँ। सोच रहा हूँ गीत को कुछ दिन यहीं छोड़ दूँ। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर बलराज जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मानवी का रूम। गीत वॉशरूम से निकली तो देखा मानवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो वो रूम से निकलकर बालकनी में चली गई। वहाँ से 80 घाट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कितना सुकून है ना महादेव की नगरी में, बेचैन मन को चैन मिल जाता है, गीत ने खोए हुए स्वर में कहा। तभी मानवी वहाँ आते हुए बोली, गीतिका, आप कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहोगी? मुझे कुछ सामान लेना है। नहीं, गीत बोली। फिर थोड़ा रुक कर, अगर तुम मुझे गीतिका या आप कहकर बुलाए तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे गीत या तुम कहकर बुलाओगी तो ज़रूर चलूंगी। गीत मुस्कुराते हुए बोली। मानवी खुश होते हुए बोली, ठीक है, अब से मैं तुम्हें गीत ही बुलाऊंगी। गीत मुस्कुरा दी। वैसे मेरे होने वाले जीजा जी का नाम क्या है? अभी उन्हीं से गुफ्तगू हो रही थी ना? गीत ने आंखें मटकाते हुए कहा। तो मानवी के गाल लाल हो गए। मानवी शर्माते हुए, हाँ, मानित शर्मा। देखो तो कैसे जीजा के नाम से शर्मा रही हो। अभी तक तो शर्मा हुई भी नहीं और शर्माना आरंभ हो गया। गीत ने हंसकर मानवी को छेड़ते हुए कहा। मानवी बात बदलते हुए, गीत, तुम दिल्ली में क्या करती हो? गीत, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने थोड़ी देर बातें की और सोने चली गई। गीत को नींद नहीं आ रही थी। नई जगह, नया शहर, किसे नींद आती है? वैसे ही हाल गीत का भी था। वो उठकर नीचे आई तो देखा मीना जी हॉल में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। वो मीना जी के पास आकर बोली, आंटी। मीना जी ने उसे देखा तो वो बोली, आंटी आप सोई नहीं अभी तक? मीना जी उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, बेटा अभी तक आदि नहीं आया है तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम सोई नहीं? गीत, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मीना जी प्यार में, हाँ बेटा, नई जगह है तो तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। कहते हुए मीना जी ने गीत का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोली, अपना सा मेरी गोद में रखो, देखना तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। गीत उन्हें परेशान ना करने के इरादे से बोली। मीना जी छूटी नाराज़गी दिखाते हुए, मतलब अब तक तुम हमें पराया ही मान रही हो? नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मीना जी थोड़ा रुक कर हक जताते हुए, पहले तो ये आंटी आंटी बोलना बंद करो, माँ कहो मुझे और चुपचाप लेट जाओ। आओ बेटा। मीना जी का अपने लिए इतनी ममता देखकर गीत कुछ बोल नहीं पाई और थोड़ा सकुचाते हुए अपना सर उनकी गोद पे रखकर सोफे पर लेट गई। मीना जी प्यार से उसके सर पर थपकी देने लगी। माँ, ये आदि कौन है? गीत ने अपने मन में उठ रहे सवाल को आखिर पूछ ही लिया। आदि मेरा बेटा है, मीना जी ने संक्षिप्त में जवाब दिया। वो क्या करते हैं जो इतनी रात में आते हैं? गीत ने कहा। वो एक डॉक्टर है बेटा, कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो जल्दी घर आ नहीं पाता, कभी कभी तो 3-4 बजे सुबह को आता है। हम उनकी तरह काम करना हर किसी के बस में नहीं होता माँ, गीत ने कहा। और गीत कब सोई उसे पता ही नहीं चला। तभी गेट के सामने एक बुलेट आकर रुकी।
उसमें से एक लड़का उतरकर दरवाजे के अंदर आया। सफ़ेद शर्ट बाजू को फोल्ड किए हुए, ब्लैक पैंट, राइट हैंड में सफ़ेद कोट लिए, लेफ्ट हैंड में स्टेथोस्कोप पकड़े, माथे पर बिखरे बाल, ब्लैक शूज़, हाथों में रिस्ट वॉच। उसको देखकर ही लग रहा था कि बहुत थका हुआ है। इतने मदमस्त चाल और इतना हैंडसम एरोगेंट लड़का अपना चंद्रादित्य ही हो सकता है। आदि, तू आ गया? उस लड़के ने मीना जी को सोफे पर बैठे देखकर कहा। अम्मा, आप अभी तक सोई नहीं? कहाँ इतनी रात तक जागते रहते हो? मीना जी ने हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी थी। बस थोड़ी मध्यम रोशनी वाली लैंप ही जल रही थी। वो तो सोई हुई गीत पर ध्यान ही नहीं दे पाया। सवाल बाद में पूछ लेना, पहले तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, कहते हुए जैसे ही मीना जी उठने को हुई कि उनकी नज़र अपनी गोद में सोई हुई गीत पर पड़ी। ठीक है अम्मा, कहते हुए जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने लगता है, मीना जी कहती हैं, आदि रुक कर। क्या हुआ अम्मा? मीना जी, बेटा, क्या तुम गीत को मनु के कमरे में सुला दोगे? आदि हौले से बुदबुदाया। गीत? फिर मीना जी से, कौन गीत अम्मा? चंद्रादित्य ने जैसे ही गीत का नाम सुना उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिस पर उसने ध्यान ना देते हुए मीना जी से पूछा, कौन गीत अम्मा? मीना जी, तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हेमंत भैया की बिटिया। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर अम्मा मैं कैसे? मीना जी हल्के से गीत का सर उठाकर सोफे पर रखते हुए, बेटा वो गहरी नींद में है, बड़ी मुश्किल से तो उसे नींद आई है, अब उठाऊं कैसे? तुम जाओ मनु के कमरे में सुला आओ, मैं खाना लगाती हूँ, कहते हुए मीना जी रसोई में चली गई। चंद्रादित्य ने अपने हाथ में पकड़ा कोट और स्टेथोस्कोप वहीं सोफे पर रखा और गीत की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उसकी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। चंद्रादित्य अपने आप में, मेरा दिल क्यों इतनी जोर से धड़क रहा है, ऐसे उछल रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। फिर अपने ख्यालों को छटकते हुए गेट के पास आ गया। उसने देखा गीत दोनों हाथों और पैरों को जोड़े हुए खुद में ही सिमट कर सोई हुई थी। उसे देखकर लग रहा था उसे ठंड लग रही है। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, इसीलिए उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, जिसकी पलकें घनी और बड़ी बड़ी थी। इसे देखते ही चंद्रादित्य होश आ गया, जबकि सोते हुए भी मुस्कुरा दी। शायद सपने में कुछ अच्छा देख रही थी। तभी रसोई घर में बर्तन गिरने की आवाज़ आई और चंद्रादित्य की तंद्रा टूटी। उसने आगे बढ़कर गीत को अपनी बाहों में उठा लिया। ठंड में गर्म का एहसास पाकर गीत चंद्रादित्य से बच्चों की तरह चिपक गई और उसका होंठ चंद्रादित्य के गले से जा लगा। उसने नींद में ही चंद्रादित्य को कसकर पकड़ लिया। चंद्रादित्य अपनी जगह पर ही जम गया। पहली बार कोई उसके इतना करीब था। उसके बेचैन दिल को चैन मिल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तपती रेगिस्तान में बरसात हो गई हो। चंद्रादित्य ने खुद को संभाला और ऊपर सीढ़ियों से मनु के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाकर गीत को जैसे ही बेड पर सुलाया, गीत ने उसकी कॉलर पकड़ ली। बेचारा चंद्रादित्य खुद पर जैसे तैसे संयम करके उसे चादर ओढ़ाकर अपने रूम में चला आया और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर जब नीचे आया तो मीना जी ने उसके लिए खाना टेबल पर लगाया और वहीं बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। चंद्रादित्य कुर्सी पर बैठते हुए, अम्मा आपने बताया नहीं ये लोग आने वाले हैं? मीना जी खाना परोसते हुए बोली, बेटा कल रात तेरे बाबूजी ने मुझे बताया था, लेकिन सुबह तुम जल्दी में थे ना, तो मैं बताना ही भूल गई। अम्मा आपने खाना खा लिया है ना? मीना जी अपने हाथों से एक और चंद्रादित्य को खिलाते हुए बोली, हाँ मैंने खा लिया है, अब तुम खाओ। चंद्रादित्य ने खाना खाते हुए कहा। खाना खत्म कर चंद्रादित्य अपने कमरे में जाने लगा। फिर रुककर सोफे पर रखा अपना कोट और स्टेथोस्कोप उठाया और चला गया। ये क्या हुआ था मुझे? मैं क्यों उस लड़के के करीब जाने को आतुर था? उसके पास जाने से मेरी धड़कनें क्यों शोर करने लगी थी? उसकी बंद पलकों में मैं खो क्यों गया था? ये हो क्या रहा है मुझे? कहकर खींच उठा और इन्हीं सब उधेड़पुर में उसे कब नींद आई पता भी नहीं चला। अगली सुबह चंद्रादित्य हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही नीचे आया, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर बलराज जी, हेमंत जी और मीना जी बैठे चाय पी रहे थे। चंद्रादित्य ने आकर हेमंत जी के पैर छूते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा अंकल, कल रात आपसे मिल नहीं पाया। कहते हुए वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया तो मीना जी ने उसे चाय दी और नाश्ता लगाने लगी। हेमंत जी उसे आशीर्वाद देते हुए, कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा। तभी मनु आकर उनके बगल में बैठ गई तो मीना जी ने कहा, बेटा गीत कहाँ है, उसे साथ लेकर नहीं आई? मानवी, माँ वो तो सो रही थी तो मैंने उठाना सही नहीं समझा, उठाने जाऊँ क्या? हेमंत जी, हाँ बेटा जाओ उठा दो,
नहीं तो दोपहर तक सोती रहेगी। अब तक चुप बैठे बलराज जी ने कहा, मनु मत जाओ बेटा, सोने दो उसे, बच्ची थकी हुई है। तू भी ना हेमंत अपने दिन भूल गया, जब कभी किसी के घर जाता था तो पहले दिन दोपहर में ही उठता था। ये बात तूने शत प्रतिशत सही कही बलराज। कहते हुए हेमंत जी हंसने लगे। उन दोनों को हंसते देख सब मुस्कुरा दिए। चंद्रादित्य नाश्ता करते हुए सोचने लगा, केयरलेस लड़की, इतना भी नहीं पता कि कितना टाइम सोना है और कितना टाइम उठना है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे क्या, मैं क्यों सोच रहा हूँ? चंद्रादित्य की सोच पर हेमंत जी ने पूर्ण विराम लगाते हुए कहा, चंद्रादित्य बेटा, कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? चंद्रादित्य, अंकल, लाइफ एंड हॉस्पिटल में सर्जन हूँ। हेमंत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमें आप पर गर्व है, आप इतनी शिद्दत से काम जो करते हैं। वेल डन माय सन। चंद्रादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा कुर्सी से उठते हुए। अंकल, आपसे शाम को मुलाकात होगी, हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। अम्मा पापा, मैं चलता हूँ, कहकर बाहर निकल गया। मीना जी, मैं अभी आई कहते हुए चंद्रादित्य के पीछे चली गई और बाहर पोर्च में आकर आदि कहते हुए आवाज़ लगाई तो चंद्रादित्य रुक गया। मीना जी, बेटा ये लो तुम्हारा टिफ़िन, और कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं तो तुम छुट्टी ले लेना। ठीक है अम्मा, कहते हुए चंद्रादित्य ने आगे बढ़कर अपनी अम्मा को गले से लगा लिया, फिर अपनी बुलेट पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। मीना जी अंदर चली आई। दोपहर में कि जब सोकर उठी और फ्रेश होकर नीचे आने लगी तो सामने का नज़ारा देखकर सीढ़ियों पर ही ठिठक गई। सब तरफ चहल पहल हो रही थी। अब शादी वाला घर है तो 100 तरह के काम होते हैं। मीना जी पंडित जी से कुछ बात कर रही थी। उन्होंने गीत को ऊपर खड़े देखा तो इशारे से नीचे आने को कहा। गीत नीचे आई तो उसे देखकर काम कर रहे सभी नौकर रुक गए और एकटक उसे ही देखने लगे। गीत अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस करके थोड़ा असहज हो उठी और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं दिखने में एलियन जैसी हूँ? फिर अपना सर झटक कर, नहीं नहीं, लेकिन सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, जैसे मैं मासूम बच्ची नहीं, इन्हें तबाह करने आने वाली कोई आतंकवादी हूँ। ये सब सोचते हुए गीत का मुंह बन गया। मीना जी सब नौकरों को आंखें दिखाते हुए गीत के पास आई और बोली, उठ गई बेटा, चलो और नाश्ता कर लो। फिर सबको झुड़कते हुए, तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, कहते हुए गीत को अपने साथ ले गई। गीत मीना जी से, माँ सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? गीत ने मासूमियत से कहा तो मीना जी मुस्कुरा उठी और प्लेट में उसके लिए नाश्ता लगाते हुए बोली, हमारे घर में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती जैसे तुमने पहने हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लड़कियां सूट या लहंगे चोली में नजर आती हैं, इसीलिए सब ऐसे देख रहे थे। सब नया है ना बेटा, उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, मीना जी ने सरलता से उसे समझाते हुए कहा। अब जाकर गीत ने अपने आप को देखा। उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ शॉर्ट ब्लू जीन्स पहना हुआ था, जिससे उसका उभरा हुआ बदन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। कल तो उसने जीन्स और फुल स्लीव टॉप पहनी थी, तभी किसी ने गौर नहीं किया था। लेकिन माँ, मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं, गीत ने बेचारगी से कहा। मीना जी थोड़ा झिझक के साथ, बेटा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? गीत, हाँ माँ, कहिए ना। शादी तक क्या तुम ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दोगी? वो क्या है ना कि शादी वाला घर है, तरह तरह के लोग आएंगे, ऐसे में तुम ये कपड़े पहने रहोगी तो लोग अजब गजब बातें बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी मर्जी के कपड़े पहनो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वही पहनो, लेकिन बेटा शादी तक के लिए मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बच्ची पर सवाल उठाए। जी ने प्लेट में से एक निवाला उठाया और गीत के सामने कर दिया। गीत की आंखें डबडबा गई। उसके डैड के अलावा किसी ने भी उसे इतने प्यार से नहीं समझाया था। मीना जी उसकी भरी आंखों को देख परेशान हो गई। उन्हें लगा कि गीत को उनकी कही बातें बुरी लगी, इसीलिए उन्होंने कहा, माफ़ करना बेटा, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरा इरादा तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाने का नहीं था, कहते हुए अपने हाथ में पकड़े निवाले को नीचे रखने लगी। गीत ने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और निवाला खाते हुए बोली, घर में मैं और डैड ही रहते हैं, माँ को तो मैंने देखा तक नहीं, ना कभी किसी ने माँ का प्यार दिया। बचपन से तरसती आई हूँ उनके दुलार और डांट के लिए। डैड ने कभी कोई कमी नहीं रखी मुझे प्यार देने में, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरे साथ होती, तो मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती। कहते हुए गीत मीना जी से लिपट कर फफक पड़ी। मीना जी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती हूँ, मगर कोशिश करूँगी जब तक तुम यहाँ हो कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो। फिर नॉर्मल होते हुए अपने पल्लू से गीत के आंसू पोंछ कर बोली, अब चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, कहकर एक को उसके मुंह में डाल दिया। गीत
माँ, क्या आप रोज़ मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाओगे? मीना जी मुस्कुराते हुए, हाँ रोज़ खिलाऊंगी। मानवी, जो कब से उन दोनों को देख रही थी, उनके सामने जाते हुए झूठी नाराज़गी के साथ कहा, माँ, आपने तो कभी मुझे इतने प्यार से अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। मीना जी उसके सर पर चपत लगाते हुए, भुलक्कड़ लड़की, 2 दिन पहले ही तो खिलाया था, भूल गई? शादी होने वाली है लेकिन इस लड़की का बचपना नहीं गया, अब भी वैसा का वैसा ही है। मानवी ने थोड़ी अदा से कहा, माँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, वो तो कभी कभी मुझे आपको छेड़ने का मन करता है ताकि आपकी ये अदाएं बनी रहें। जाने मन। गीत मानवी की नौटंकी देखकर हंसने लगी तो मीना जी अपनी हंसी दबाकर उसे आंखें दिखाते हुए, चल हट बदमाश, शैतान की नानी। अरे माँ, वो तो बस मैं आप दोनों को हंसाने की कोशिश कर रही थी जो कामयाब हो गई। फिर गीत की तरफ मुंह करते हुए बोली, गीत, चलो ना बाजार चलते हैं, मेरे कुछ सामान लेना है। गीत अपनी जगह पर खड़े होते हुए, हम्म, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मीना जी ने उन दोनों को जल्दी आने को कहा तो गीत और मानवी दोनों ही ऊपर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मानवी और गीत बाजार के लिए निकल गई और मीना जी का घर का काम देखने लगी। बलराज और हेमंत जी घर पर नहीं थे, वो पहले ही किसी काम से बाहर गए हुए थे। जारी है।